बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो जनरल इलेक्शन है, मैं यही कह सकती हूँ कि उसके बारे में तो भी फ़िलहाल कुछ भी मालूम नहीं है, मगर जो सेनेट का मामला है उसकी बहस आम इलेक्शन से, जनरल इलेक्शन से पहले और बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई है। नवाज शरीफ साहब के बारे में उनके भाई शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि वो इंतकाम लेने नहीं आ रहे, बल्कि ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए आ रहे हैं। आमिर साहब के सामने मैं एक सवाल रखूंगी कि हार्ड लाइनर के बाद ये जो सॉफ्ट लाइनर सामने आया है, या ये मैं कहूँ कि एक यू टर्न लिया है हार्ड लाइनर के बाद सॉफ्ट लाइनर का, इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर बात होगी। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कप्तान का जो लापता सिपाही था वो अचानक से एक एंकर के घर से बरामद हो गया है। बरामद होते ही उसने अपने मुंह से शोले उगलने स्टार्ट कर दिए हैं, उसका आगाज़ हो गया। देखना ही होगा कि क्या सारा जो बारूद है वो कप्तान की जेब में भरने वाले क्या खुद उस बारूद से जलने से बच पाएंगे, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगी। आमिर साहब, आम इलेक्शन तो हैं, सेनेट का मामला भी है, लेकिन ये बड़ी धुआंधार किस्म की जो उस्मान डार साहब ने गुफ्तगू की है एक एंकर के घर में, मैं चाहूँगी कि हम यहाँ से आगाज़ करें। इस गुफ्तगू को आप किस तरह से देखते इतने महीने लापता होने के बाद? मैं चाहूँगा कि कामरान शहीद के इंटरव्यू में जो उन्होंने ये बात की है उस्मान डार साहब ने, ज़हन साजी होना शुरू हो गई और सारा कुछ उन्होंने प्लान किया। क्या बरीज़िमा हो जाएंगे इस तरह से? कौन बरीज़िमा हो जाएगा? ये जो शोले उगल रहे थे बैठ के। बरीज़िमा तो बेसिकली जब वो करते हैं तो उनका मतलब होता है कि मैं मासूम था और मुझे मिसगाइड किया गया है। उस्मान डार भी कोई छोटे बच्चे तो नहीं हैं, माशाल्लाह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े पार्टी के लीडर हैं, और मेरा 45 साल के करीब तो 40-45 साल की उम्र होगी, तो 40-45 साल में भी अगर इतने मासूम हैं कि ये किसी के बहकावे में आ गए और ये कह दिया है तो बस ठीक है। मगर ये है कि अभी हैरानी नहीं होती है, ये शुरू से एक बहस रहती थी कि जब ये पीटीआई बनाई जा रही थी और लोग लाए जा रहे थे तो हमारे जैसे लोग कहते थे कि जनाब ये आप इलेक्टेबल्स ला रहे हैं, जो बड़े बड़े सेठ ला रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन ला रहे हैं, एटीएम्स ला रही हैं, ये अपने मफादत के लिए आती हैं, इनमें से कोई खड़ा नहीं होगा। तो वो आधी से ज़्यादा पार्टी, उनकी लीडरान जो हैं वो कम से कम लीडरान, मैं पार्टी नहीं कह रहा, लीडरान जो हैं वो जा चुके हुए हैं। अब उसके अंदर दो नज़रिए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब ये क्लेंजिंग हो रही है, सफाई हो रही है उनकी, कि ये तमाम लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब ये बहुत बड़ा झटका लग चुका हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिस्से बुखरे, कुछ लोगों की बिल्कुल उससे बुखरे वाले भी, बिल्कुल ये भी एक सोच है और कोई इतनी गलत भी नहीं है कि बिल्कुल इसके अंदर टुकड़े आ रहे हैं। मगर वो उसके अब देखना ये है, कुछ लोगों की हैरानी नहीं है, कुछ लोगों का, फवाद चौधरी फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मुझे हैरानी या किसी को भी नहीं थी, वो इतनी पार्टियों हम बदल चुके हुए हैं और उनके हमेशा से एक तरीका कार रहा है, उसको कोई सरप्राइज़ नहीं थी उनकी। और उस्मान बुज़दार की इमरान खान को थी और उनकी तो आज़म खान को भी थी, उनके जो है ना इंसानी नफ्सियात के कोई वो इतने बड़े मर्दम शनासी जो है ना वो कहा जाता है। मर्दम शनासी की जो है ना लगता है मर्दों के मतलब की है, औरतम एंड मर्दम शनासी उनकी कोई ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी में नहीं रही हुई है। तो ये तो उनका है कि उस्मान बुज़दार जब पूरा पाकिस्तान, पूरी उनकी पार्टी वो जो कड़ी थी, तो वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आधी से ज़्यादा इस बात पे लड़पे में कर देते थे कि उस्मान बुज़दार जो है वो, आप लोगों को नहीं पता, वो जो है वसीम अकरम प्लस है, वसीम अकरम प्लस करते करते वो हो गया। फिर उसके बाद आज़म खान के मतलब हमारे जैसे लोगों का शुरू से ख्याल था कि ये आदमी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, उनके इर्द गिर्द जो काफ़ी सारी खराबियाँ हुई उनमें ये शरीके जुर्म रहे, बिल्कुल रहे हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें इनका काम होता है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर होता है, ख़ास तौर पे जब वो प्राइम मिनिस्टर हो जिसको सिस्टम का ना पता हो, तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। इनके ऊपर डिपेंडेंट था तो काफ़ी चीज़ों में ये बिल्कुल शामिल थे और शामिल भी थे, और कई वजूहात की काफ़ी सारी मसले इनकी वजह से भी थे। तो जब उनका ये हुआ, पता चला, पहली इतला आई कि जनाब वो अप्रूवर बन चुके हैं, तो वो आपने रिएक्शन देखा था, उन्होंने यकीन नहीं किया। उनकी मर्दम शनासी ये है कि उन्होंने कहा है नहीं, जब तक मैं सुन नहीं लूँगा, देख नहीं लूँगा, मैं यकीन ही नहीं करूँगा। तो ये कुछ लोगों से मैंने कहा ना, ये उम्मीद की जा सकती थी, मगर ये उस्मान डार एक बड़ा झटका है।
बड़ा धचका इसलिए है कि उस्मान डार ये उस तरह के उनके जो बहुत ही जाले किस्म के हार्ड को अग्रेसिव और वर्कर के साथ जो खड़ा हुआ दलेर और यंगस्टर, एक जो बिल्कुल आप समझ लें कि जो कहा जा सकता है कि एक पीटीआई का जो अलंबरदार, हाँ। उन लोगों में से आता है, तो उसका एक बहुत बड़ा झटका है, ठीक है। और उन्होंने जो कई बातें, उससे मुश्किलात में इजाफा है। ज़ाहिर है उन्होंने सारा 9 मई का इस वक्त केस चल रहा है, साइबर का केस चल रहा है, तो उन्होंने तो सारा कुछ ही जो है इमरान खान पे डाल दिया है। उन्होंने जो कुछ चीज़ें आपने भी दिखाई हैं, मज़ीद मैं पढ़ भी देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग जो है चेयरमैन पीटीआई के ज़ेर इदारत ज़मान पार्क में हुई, जो है पहले ये बहस जो रहती थी कि जी वो तो जेल के अंदर थे डेढ़, तो ये उन्होंने तो ये सीधा इल्ज़ाम लगा दिया। साथ में उन्होंने कहा जी उनकी गिरफ्तारी की सूरत में हसास तंजीबात को निशाना बनाने की हिदायत दी गई थी। हसास तंजीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन पीटीआई ने दी थी, ये भी उन्होंने कहा, इल्जाम लगाया। फिर चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की ज़हन साजी की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और ज़मान पार्क में जो कुछ हुआ उसी ज़हन साजी का नतीजा था। ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया और वो ये एक कुछ चीज़ें वो बिल्कुल डायरेक्ट की हैं, कुछ इनडायरेक्ट की हैं कि ये सिलसिला जो था काफ़ी अरसे से ये कहा जा रहा था कि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो इस तरह का कुछ होना चाहिए, मगर ये बातें काफ़ी लोग पहले भी कह रहे थे, मगर ये बिल्कुल ही डायरेक्ट उन्होंने इससे लिंक किया है पीटीआई चेयरमैन के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह के केसेस उनके फास्ट स्पीड के अंदर चल रहे हैं, तो ये कोई पीटीआई या चेयरमैन के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं, मगर अगेन ये वाली तारीख ही इसका फैसला करेगी। मैंने जिस तरह कहा कि ये क्लेंजिंग हो रही है, उनकी सफाई हो रही है या उनका नुकसान हो रहा है। इस पर मजीद आगे भी बात करेंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। पीटीआई के सवाल तो पीटीआई वालों से करेंगे, मैं पहले चाह रहा हूँ कि नून लीग वालों से नून लीग के सवाल कर लिया जाए। एक तो ज़ुबैर हमें ये समझाइए, ये रोज़ काम थक गए हैं कि रोज़ की ताज़ा नई खबर आ जाती है कि आज मफाहमत करनी है, आज मज़ामत करनी है, तो आज का लेटेस्ट क्या है? राना सनाउल्लाह साहब ने कल फरमाया कि हमने वो अकाउंटेबिलिटी एहतसाब उन लोगों ने से ज़रूर करना है, मगर वक्ती तौर पे अभी नहीं करना। मगर आज शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दोबारा बहुत ज़्यादा मुफाहमत की तरफ कहा। उन्होंने कहा जी कोई हमने एहतसाब तसूब नहीं करना, सिर्फ मुल्क और कौम के लिए नहीं करना। आज का लेटेस्ट क्या है, मुफाहमत करनी है कि मज़ामत करनी है? देखें, वो जो उन्होंने इसहाक डार साहब ने बयान दिया था ना अभी 3-4 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था मुफाहमत ही करने की बात की थी, और उन्होंने ये बिल्कुल क्लैरिफाई किया था वो मियाँ साहब के ऑफिस के बाहर, जाहिर से उनसे मिलने के बाद ही की बात है कि जी हमने अपना जो मियाँ साहब ने अपना केस जो है अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। ये 2019 या 2020 में जब भी उन्होंने कहा था। आपको पता है बीच में अभी क्या हुआ, जाहिर है पहले मुज़ाहमत मियाँ साहब ने खुद कहा कि जी हम उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाएंगे, फिर उसको हम उधर से पीछे हट चुके हैं। जो इसहाक डार साहब ने भी कहा और भी लीडर्स ने, शहबाज साहब ने आज फिर एक वो जो जलसे में या कॉर्नर मीटिंग में गए थे तो उधर भी उन्होंने कहा, एम्फसाइज किया इस चीज़ को। राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है, अब एक तो हमारी पार्टी में जाहिर है इतने बड़े बड़े लोग हैं कि वो एक नई चीज़ को खोल देते हैं। मियाँ नवाज शरीफ की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है एंड वो ही पार्टी की पोजीशन है कि हम ये नहीं कि वक्ती तौर पर उसको आगे लेके जा रहे हैं, बट हमने इसको छोड़ दिया इस इशू को कि दैट इज नॉट द इशू। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि डिबेट के बाद इस चीज पर एग्रीमेंट हुआ था कि जी इस वक्त पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी है, आम पाकिस्तानी है, उसका इशू क्या है, उस मईशत इस वक्त आमिर, मैं अपनी जितनी भी एडल्ट लाइफ है पाकिस्तान की जो नजर है मेरे पर, इतनी खराब मईशत कभी भी नहीं। मतलब द चैलेंजेस जो इस वक्त हैं वो ऐसे बाकायदा, जिसको आप कहते हैं ना कि उसको अबूर करना एक ऐसा बड़ा मार्का होगा कि वो जितने भी तमगे आप कहें कि वो दिए जा सकते हैं। अब उसमें अगर आप इसको यहाँ ड्रैग करना शुरू कर देंगे कि अगर आपका फोकस उधर होगा बजाय कि 24/7 मईशत की बहाली के ऊपर फोकस करें,
और पाकिस्तानी अवाम के लिए रोटी सस्ती करें, आटा सस्ता करें, दालें, चीनी और ये वो। इस वक्त महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है, तो उसको बेरोजगारी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसकी बिल्कुल वजह समझ आती है, मगर एक बड़ा सिंपल बेसिक सवाल हर एक के ज़हन में है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस जो आ रहे हैं, ये आया किसी डील के जरिए आ रहे हैं या बगैर डील के आ रहे हैं? डील मतलब किसके साथ डील करके आ रहे हैं? डील का ये राना सनाउल्लाह साहब ने जब ये वो कहते हैं कि जनाब उनको वो प्रोटेक्टिव डील मिलेगी तो वो आएंगे, और वो ऑलमोस्ट ये तासर दे रहे हैं कि उनको ये मिल जाएगी, जबकि दूसरा इसका मुखालिफ नज़रिया जो है वो ये है कि वो एक बहरहाल उनका एक लीगल स्टेटस इस तरह का है कि उनको गिरफ्तार होकर अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। जब इस तरह की बातें करते हैं कि उनको वो इस्तकबाल के लिए किया जाएगा और उनको मीनार पाकिस्तान लिया जाएगा, तो ये तासुर मिलता है कि शायद ये कोई अंडरस्टैंडिंग है। देखिए आमिर, वो उन्होंने आज आना था या महीने बाद आना था या 6 महीने पहले आना था, उनका वो जो स्टेटस, लीगल स्टेटस था, वो तो चेंज नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ से जिस सर्कमस्टांसेस से गए थे और उसके बाद कोर्ट्स ने जो भी डिक्लेयर किया वो तो अनचेंज्ड है। अब उनके जो कानूनी मशीर हैं, जो उनसे जब मैं लंदन में था तो उस वक्त मिले भी थे सामने उनसे, और मीडिया, अब उसमें उनका सबसे व्यू पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो व्यू पॉइंट यही है। और जो हो सकता है उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हो वो मुझे नहीं पता, वो और किसी को नहीं पता, बट वो इस चीज़ पर बैंक कर रहे हैं। जिस मैंने कहा ना कि कभी तो आना था, ये भी हो सकता था 2 महीने पहले आए। बहुत से लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी एग्जीक्यूटिव तो प्राइम मिनिस्टर उनका अपना भाई है, तो एग्जीक्यूटिव डेयर नॉट डू एनीथिंग उस वक्त। तो वो जो है एक आप सियासत में या किसी चीज में भी एक वो तो करते हैं, एक उम्मीद होती है, और उम्मीद होना सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। हम समझ रहे हैं कि जी वो कोर्ट ने उनको छोड़ा था और कोर्ट ही वो वापस जाएंगे, तो जब वो आएंगे इंशाल्लाह ताला तो फर्स्ट इंस्टेंट जैसे ही कोर्ट खुलेगा वो कोर्ट जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि वो एयरपोर्ट से सीधे अदालत में जाएंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, जैसे ही कोर्ट खुलेगा वो तो सैटरडे की शाम को 6:30 बजे तो लैंड करेंगे, उसके तो कोर्ट बंद होगा तो नहीं, कोर्ट तो बंद होगा, मगर वो गिरफ्तार, उनका स्टेटस ये है कि वो कन्विक्टेड हैं, तो वहां से घर तो नहीं जा सकते ना, फिर वो हवालात में जाएंगे, जेल में जाएंगे। देखिए मैंने कहा ना कि हमारी जो कानूनी टीम है जो नवाज शरीफ को एडवाइस, आप खुद बड़े समझदार हैं, कॉमन सेंस आपकी, लॉ की अंडरस्टैंडिंग, गवर्नर रहे हुए हैं, बड़े वो इम्पोर्टेंट ओहदों पे रहे हुए हैं, आप समझते हैं आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है? देखिए इसमें जैसे लीगल केस कोई भी होता है, आप कोर्ट में जाते हैं, 2 हरीफ होते हैं, एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देता है, और फिर जज फैसला करता है। ये भी उसी तरह से है। आप इसमें कोई वन साइडेड ओपिनियन नहीं है। अगर आप किसी हमारे बड़े इरफान कादिर साहब को लेंगे जो कि PMLN की तरफ से लीगल केसेस करते रहे हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है, और हम समझते हैं कि ये मियां साहब जब वापस आएंगे उनके ऊपर जिस तरह के केसेस थे, तो ही विल बी अ फ्री मैन व्हेन ही सेट्स इन, एंड दैट फ्रीडम विल बी गेन्ड बिफोर ही लीव्स फ्रॉम लंदन और फ्रॉम वेरेवर, वो कतर में होंगे या जहां भी होंगे जहां से वो आएंगे। तो वो प्रोटेक्टिव बेल जो भी है वो कोर्ट देगा ना, हम अपनी मर्जी से गन पॉइंट पर तो नहीं कहेंगे कि जी इनको टच ना करे, यहाँ करीब ना आए। तो अगर हमें प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी, हमारी तो उम्मीद यही है इंशाल्लाह। चलें, अच्छी बात है। ये इस तरह के इल्ज़ाम डील के इसलिए भी लगते हैं कि एक और खबर गर्दिश कर रही है कि सेनेट के अंदर जो है चेयरमैन की तब्दीली की कोशिश की जा रही है और शायद इसहाक डार साहब को लगा दिया जाए। ये मुस्तफ़ा खोखर साहब ने मिफ्ता इस्माइल की मौजूदगी में किया, जिसको डिनाई नहीं किया गया, अभी तक भी डिनाइल नहीं आया। कोई ऐसी है मूवमेंट के सेनेट के अंदर तब्दीली लाई जाएगी और इसहाक डार साहब को लाया जाएगा? उनका जी ये किस्म का पहला एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे ये पेश किया जाएगा तोहफा। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, बाय द वे मैं ये फर्स्ट टाइम सुनता हूँ। तो आपने जो 2 रेफरेंस दिए वो मुस्तफा खोखर तो डेफिनेटली PMLN में नहीं है, और मिफ्ता इस्माइल का आपको स्टेटस पता है कि वो इस वक्त मतलब इनसाइड तो उनका नहीं है।
PMLN के साथ। वैसे वो नहीं है, शाहिद खाकान अब्बासी का अब स्टेटस क्या है वैसे, वो है कि नहीं है, आ चुके कि जा चुके? देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो लंदन गए थे और बहुत से लोगों के हिसाब से वो फाइनल मीटिंग करने गए थे मियां नवाज शरीफ से, और क्योंकि उन्होंने खुद इशारा दिया है कि वो नई पार्टी बनाना चाहते हैं, या नई पार्टी अगर नहीं भी बनाना चाहते तो एक प्रेशर ग्रुप रखना चाहते हैं जिसमें मिर्जा इस्माइल, मुसवा खोकर, शाहिद खाकान और भी लोग हैं। जाहिर सी बात है वो देखिए बात तो कोई गलत नहीं करते, वो पाकिस्तान के जो मसाइल है उसके हवाले से ही रेफरेंस देते हैं ना कि पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम, सेहत का निज़ाम, जो मईशत को जिस तरह से हैंडल किया गया है, ये तो सब एग्री करते हैं कि ये जाहिर है जहाँ हमारी मईशत खड़ी है, जहाँ हमारे सोशल इंडिकेटर्स हैं, तो वो तो तबाहकुन है। मतलब लोगों को तो आज भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, हर इदारा हमारी तरफ ये बता रहा है कि जी पूरे रीजन में क्या हमारा अब बहुत से सोशल इंडिकेटर्स में सब सहारन अफ्रीका के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। जुबैर एक फर्क जो उनका इख्तलाफ एक बहुत बड़ा ये है कि नारा अभी जो नया बयानिया नून लीग का है वो है कि 2017 वाला पाकिस्तान वापस लाया जाएगा, नवाज शरीफ वाला पाकिस्तान। उसके अंदर जो खाकान अब्बासी साहब का दौर है 2018 का, और पिछले 16 महीने जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, वो उसको इस तरह पेंट किया जाता है कि ये कि नून लीग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और इनकी बड़ी परफॉर्मेंस रही है। नवाज शरीफ साहब का कद बढ़ाने के लिए इनका कद बहुत छोटा किया जा रहा है, तो ये उनको एक इख्तलाफ ये भी बहुत बड़ा है। नहीं, एक तो मैं आपको शाहिद खाकान अब्बासी के वो एक साल बता दूं 2017-2018 उसमें सिर्फ उसकी जो डायनेमिक्स थी वो डिफरेंट थी, और 2022-2023 की डिफरेंट। 2017 का जो मिडल था ना आमिर, वो अगर आप कहें कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से सबसे अच्छा पीरियड अगर कोई था तो दैट वाज द पीरियड। मैं एक एग्जांपल आपको मिसाल के तौर पर देता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो टोटल वैल्यू थी वो मई 2017 में $100 बिलियन थी, आज $26 बिलियन है, यानी कि 1/4 हो चुकी है, बजाय के वो $300 बिलियन होती है। और जिसका मैं महंगाई की बात कर रहा था वो 4% से कम थी, आज 25% है। जुबैर फिगर्स में जाएंगे ना तो मैं भी कोट कर दूंगा कि $25 बिलियन से एक्सपोर्ट्स 20 पे आ गई थी, करंट अकाउंट डेफिसिट 18-20 बिलियन चला गया था। फिगर्स में नहीं, ये नहीं, मैं सिर्फ शाहिद खान आप डिसऑन कर रहे हैं 2018 को। आज शहबाज शरीफ साहब कर रहा हूँ, अच्छा शहबाज शरीफ साहब का मैं सवाल ये रिफ्रेज कर देता हूँ। आज शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की, उन्होंने ये कहा, बताया कि लैपटॉप स्कीम, और उन्होंने अपनी दौरे हुकूमत जो 16 महीने का था उसको बहुत एम्फसाइज किया कि हमने तरक्की के नई राहें खोल दी। तो या आप कह लें कि नवाज शरीफ साहब की तरक्की थी, या आप कह लें शहबाज शरीफ साहब की तरक्की थी, ये कंफ्यूजन क्यों है? अच्छा, अब 16 महीने का देखें, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके बात कर रहा हूँ। वो जो 2017-2018 की डायनेमिक्स वही मैं कहता डिफरेंट, ये जो 2022 से 2023 का दौर था 16 महीने का, इसमें जो इंडिकेटर्स थे वाकई बहुत खराब हुए हैं, जिसमें कोई डिनाई नहीं करता है। हमारा कौन सा लीडर है जो ये नहीं एक्सेप्ट करता कि जी हमने पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया? पॉलिटिकल कैपिटल किस वजह से लूज किया? क्योंकि मईशत खराब हुई है, इसी वजह से। ख्वाजा आसिफ की बात सुन लें आप, जिसकी भी बात सुन लें, एहसन इकबाल की सुन लें, जिसकी भी बात सुन लें कि जी हमें बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है। अब उसकी वजूहात जो है उसमें जाहिर सी बात है, वो कहते हैं रियासत बचाने आए थे, उसमें उस वक्त भी 2 राय थी। एक राय थी कि हमें नहीं ये पढ़ना चाहिए, सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ना चाहिए, जो मेरी राय भी थी, और मैं ये नहीं कि भाई मेरी राय सही थी, बट मैं मियां साहब की, क्या IMF का प्रोग्राम में आप हैं, आखिरी साल है तकरीबन इलेक्शन से पहले, IMF प्रोग्राम का तो मतलब ही ये होता है कि आपको सख्त तरीन अनपॉपुलर फैसले करने पड़ते, यानी कि आप 30 रुपए पेट्रोल पहले उसमें बढ़ा दिया, फिर 15 दिन बाद 30 रुपए, फिर 24 रुपए, तो ये तो अनपॉपुलर ही होंगे ना। लेकिन मजबूरी है IMF प्रोग्राम, लेकिन ये चॉइस हमारी थी कि हम डिसॉल्व करते और इलेक्शन में जाते, और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है वो एक 5 साल का मैंडेट करता, उसमें आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं। लेकिन जिस हालात में लिया था उसमें एक्सपेक्टेड था, एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थे कि यहाँ से मईशत ऊपर जाएगी, नीचे जाने का था, महंगाई होने का था, महंगाई तो होनी थी, बिजली के नर्ख आपने बढ़ाने थे, और
हमने जब हुकूमत छोड़ी है और ली थी, उस एंटायर पीरियड में वी वर अंडर द IMF प्रोग्राम। अब आप खुद बताएं कि कौन लास्ट ईयर में तो आप खजाने के ढक्कन खोल देते हैं क्योंकि आपने MNA MPS वालों को प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ IMF कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। कोई भी अवामी बहबूद के आप कोई भी चीजें। ये सरवत भी कुछ पूछना चाह रही हैं। ऐसे क्या, मैं मोहम्मद जुबैर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ। जुबैर साहब, इलेक्शन के मौसम जब करीब आता है तो जितने भी हिस्से बिखर रहे होते हैं उनको भी इकट्ठा किया जाता है। आप कुछ देर पहले आप और आमिर साहब अब्बासी साहब के बारे में बात कर रहे थे, मेरा सवाल भी उनके हवाले से है। वो लंदन जाके मियां नवाज शरीफ साहब से मिल आए हैं, उनसे मीटिंग कर ली है, मगर उनका शिकवा अपने तई अपनी जगह पर बड़ा दुरुस्त है कि उनकी नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए जितने भी मुशावरत के मराहिल हुए, जितने भी दौर हुए, उसमें अब्बासी साहब को शामिल नहीं किया, बावजूद इसके कि वो साबिक वजीर आजम रहे, बावजूद इसके कि वो नून लीग का दहाइयों से हिस्सा है, बावजूद इसके कि वो बड़े सीनियर सियासतदान हैं। तो क्या वजह थी कि नवाज शरीफ साहब से वो लंदन जाकर मिल आए, मगर आप लोगों ने उनकी नवाज शरीफ साहब की वापसी के मामले में उनसे किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की, उन्हें शामिल नहीं किया? क्या वजह थी इसकी? ये देखिए, मैं ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और शायद खान साहब खुद। जुबैर साहब, आप भी पार्टी के ही हैं, आप भी पार्टी के ही हैं, इसलिए आप नहीं, लेकिन हम कई चीजें जो होती है ना पार्टी की, जो पब्लिक में तो नहीं आप बैठ के वो कहते हैं कि जी इनका कसूर था या उसका कसूर था। मैं तो सिर्फ वजह आपसे पूछ रही हूँ, वजह सिर्फ वजह। चले पब्लिक में जो बताई जा सकती है वो बता दें। वो ये है, सवाल ये है कि 2017 वाला जो ये अगर मान लिया जाए कि बहुत दूध और शहद की नहरें बह रही थी और दोबारा वो दौर सुनहरी लाया जाएगा, तो ये भी साथ में बताया जा रहा है कि इसहाक डार साहब ही दोबारा वो लीड करेंगे इकोनॉमिक टीम को। और तो वो 16 महीनों की आपने भी बता दी, और जो ज़्यादा खराबी हुई वो इसहाक डार साहब के आने के बाद हुई। तो ये कैसे वो सुनहरी दौर लेके आएंगे? इसहाक डार, नवाज शरीफ चले मान लेते हैं अगर कि वो कर लेंगे, मगर इसहाक डार जब लीड करेंगे तो फिर कैसे मामला ठीक होंगे? जी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी हमने वो जो 2022 में आए थे उस वक्त आप समझ लें एक मोमेंट आया था कि हमने हुकूमत में आ गए। ये जो हमारे पास अगले 2-3 महीने हैं, वी आर प्रिपेयरिंग, और ऑन अ सीरियस नोट में आपको बता रहा हूँ, एक इकोनॉमिक एजेंडा है जो कि एक रिफॉर्मिस्ट है इन नेचर। क्योंकि जिस तरह मैं पहले कह रहा था, जो हमने इश्यूज को रिजॉल्व करना है, कुछ ऐसे हैं जो कि मतलब मिसाल के तौर पर मैं अंदरूनी बात ये बता दूं कि एक मैंने रेज किया है कि जी जिस तरह कोई एक ऐसी कंट्री है जो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनी without investment in education, without controlling population control, without ensuring clean drinking water, without ensuring health care system, public transportation, आवाम के जो मसाइल है, थाना कचहरी कल्चर, उसके अलावा जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, जिस तरह आपके कि आपने जो भी फिस्कल डेफिसिट और वो तमाम चीजें किस तरह से आपने करना है, आपने कैसे जनरेट करनी है इकोनॉमिक एक्टिविटी बगैर एक बैलूनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट के या वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है उसका। तो ये एक तमाम चीजें, ये एक रिफॉर्मिस्ट इकोनॉमिक एजेंडा। मेरा काउंटर क्वेश्चन ये आ सकता है कि पिछले 35 साल में से तकरीबन 25 साल आप पंजाब के अंदर हुक्मरान रहे और 18 साल यहाँ पे रही, तो ये सारा रिफॉर्मिस्ट एजेंडा आपको क्या रोकता था कि ये 25 साल में नहीं कर पाए? नहीं, देखें, एक वक्त के मुनासबत से एक तो पहली बात ये कि इस वक्त तो ये है ना, अब ये दूसरी बहस है कि जी 2013 में जब हम आए थे, 2013 में जब आए थे तो आमिर उस वक्त इलेक्शन कैंपेन में ही आप उठा के देख ले, 2 सबसे बड़े मसाइल थे डिसाइड की जो भी इकोनॉमी और उसका, एक था दहशतगर्दी का पूरे पाकिस्तान में और कराची के अलग डायनेमिक्स थे दहशतगर्दी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के, और दूसरा था बिजली। ये बड़े मसाइल थे, इस पर फोकस किया था। नहीं, मैं तो 35 साल के कैनवस में पूछ रहा हूँ, जो 25-28 साल आप लोग पंजाब में रहे, तो पंजाब आगे से कोई नहीं कहता कि आगे गया है वो, अच्छा, या वहीं खड़ा है या पीछे गया है। नहीं। अच्छा देखिए, इसकी हर हुकूमत की एक्सप्लेनेशन तो नहीं देंगे आपके 98 में ये हुआ, 93 में ये हुआ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बड़ा एक सिंपल सा आपको टेस्ट बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा टेस्ट बता रहा हूँ। आप पंजाब में हुकूमत के हवाले से बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ कराची में खड़े होकर ये कह सकते हैं आज कि कराची वालों मुझे वोट दो, सिंध वालों मुझे वोट दो,
मैं कराची को लाहौर की तरह बना दूंगा। क्या बिलावल भुट्टो या जरदारी साहब लाहौर में खड़े होकर ये कह सकते हैं कि लाहौरियों मुझे वोट दो, मैं आपको लाहौर कराची की तरह बना दूंगा? उनके मुतालिक भी यही शिकायत है कि वो भी इतने 35 साल में मोरलेस आपका उनका मुकाबला है। माय क्वेश्चन लास्ट क्विकली, मुझे इशारा कर रही हैं क्विकली, जो मैं चाह रहा हूँ कि लोग जो गवर्नमेंटें होती हैं, इसका भी जवाब दे लीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन दे लीजिएगा, बट साथ में कि जब पार्टियां नए फेज में इलेक्शन आती हैं तो उसमें बताया जाता है कि हमें लोग ज्वाइन कर रहे हैं, फलाना हैवी वेट भी आ गया। यहाँ सूरत हाल है कि लोग आपके शायद खान अब्बासी बहरहाल आपके प्राइम मिनिस्टर थे, छोटे आदमी नहीं है, 35 साल से पार्टी के साथ थे, वो जा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल आपने कहा वो जा चुके हुए हैं, तो यहाँ तो लोग आने की बजाय जा रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो मिफ्ता इस्माइल का मुझे नहीं पता, मैंने ये कहा था मुझे नहीं पता कि वो जा चुके हैं ऑफिशियली या अभी है। आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत से लोग ये पूछते हैं तो वो तो खुद एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हाँ वो नाराज हैं, बिल्कुल कटे हुए हैं पार्टी इसी तरह से शायद का अब्बासी। और ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त ये जो सारा वो है कि जी कौन कौन सी पार्टी में आएगा, एक तो 2 नई पार्टीज बनी थी, बहुत से लोग उसमें चले गए। पीटीआई वाले ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कि वो जहांगीर तरीन के साथ चले जाएं या परवेज खटक साहब के साथ चले जाएं। पीएमएलएन और उनका जाहिर है बहुत आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है तो लेकिन हमारे पास उस हवाले से ये बिल्कुल जैसे जैसे इलेक्शन का मोमेंटम आएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी पार्टी आज से भी जुबैर कुछ खबर निकलवाना इम्पॉसिबल काम है। जाते वक्त एक खबर दे जाएं कि ये जो आपका इकोनॉमिक एजेंडा है नया इनकलाब लाने का, इसकी निगरानी इसहाक डार करेंगे। जाहिर सी बात है, इसहाक डार हमारे को लीड करते हैं और वहां से उनको तो वही बनाएंगे। अच्छा, वो बनाएंगे तो इसका मतलब वो अकेले नहीं होंगे, जाहिर सी बात है सबका इनपुट भी होगा। तो ये फिर वो पुराना मोमेंट है कि सुराग के पास बार बार जाता रहेगा। आप वेट कर लेना, जब आप वो इकोनॉमिक एजेंडा देखेंगे तो मेरा ख्याल आप खुद का वाह करें। नहीं तो इसहाक डार जब देंगे तो मैं इकोनॉमिक एजेंडा क्यों देखूंगा, मैं तो इसहाक डार साहब को देखूंगा। नहीं ये तो देखे ना, आपका बायस है आपका बायस है कि नहीं है? नहीं देखें, ये तो कभी भी नहीं होना चाहिए ना कि जी आप किसी को मौका देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो आप एजेंडा तो देख लेना, उसके बाद आप ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि जी ये एजेंडा तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा जबरदस्त है, लेकिन क्या इसमें आपके पास टीम है जो डिलीवर कर सकेगी? वो आपका फिर क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट फेज इज हैव अ लुक एट आवर इकोनॉमी। आपका पिछली दफा मैं इसकी लास्ट बात कर दूं कि पिछली दफा आपका एजेंडा, आपका नारा ये था कि हमारे पास टीम है, हमारे पास सीनियर लोग मौजूद हैं, तजर्बाकार लोग मौजूद हैं। अब आप उल्टा कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना ये एजेंडा मौजूद है, लोगों के मतलब बाद में बात कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, सारे तो नहीं थे उस टीम में, जाहिर है ये इतनी बड़ी कोalition गवर्नमेंट थी, 13 पार्टी थी तो बहुत अच्छे लोग बाहर भी थे। चलिए फिर दोबारा से जहमत जरूर देंगे। जुबैर साहब को बहुत शुक्रिया, थैंक्स सर आपके वक्त के लिए। आमिर साहब पॉलिटिकल डिबेट को भी आगे बढ़ाएंगे, मेरा ख्याल एक छोटा सा वक्फा ले लेना चाहिए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, सियासत की तरफ मैं आऊंगी, जो बाकी की सियासी अभी तशनगी बाकी है। आमिर साहब, मेरा सवाल है, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के अलावा मैं किसी के साथ काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए आसानी, इससे मुराद क्या? शहबाज शरीफ साहब है, मरियम बीबी है, क्या मुराद है, किसके साथ वो काम नहीं कर पा रहे? उनका जाहिर है मरियम बीबी के मतलब वो बात कह रही हैं कि जाहिर है ये एकदम से 30 साल के सियासत के बाद नवाज शरीफ साहब ने उनको बहुत लेट इंट्रोड्यूस करवाया। वो एक हकीकत है, वो पार्टी की अभी मैस्कॉट हैं और जो है उसकी मेन सेलिब्रिटी हैं, और बाकी सारे जो अंकल्स हैं ना, बेनज़ीर साहब को भी अंकल्स के सामने करना पड़ा था, या अंकल्स फारिग हो गए थे या अंकल्स ने समझौता कर लिया था। तो नून लीग के कुछ अंकल हैं, फॉर एग्जांपल अंकल निसार ने तो बिल्कुल पहले दिन से ही कहा था कि मैं इनका बैग उठा के नहीं चलूँगा। तो उसके बाद बाकी जो अंकल्स हैं, ख्वाजा आसिफ अंकल, साद रफीक अंकल,
एहसन इकबाल अंकल, परवेज रशीद तो डियरेस्ट अंकल। तो उन्होंने सब अंकल्स ने समझौता कर लिया है और वो बिल्कुल इसलिए उनको नहीं है। शाहिद खान अब्बासी साहब को एक तो इस पे बहुत ज़्यादा, हालांकि उन्होंने बहुत ये मानना पड़ेगा कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो वर्चुअली नाम के प्राइम मिनिस्टर थे। उनको जो है फवाद हसन फवाद ही उनका सेक्रेटरीट चलाते थे। वो अपने घर में रहे थे, वो पीएम हाउस में भी नहीं गए थे और वो गाड़ियाँ भी और प्रोटोकॉल जो है वो मरियम बीबी और उनके ख़ानदान के लिए इस्तेमाल होता था और प्रोटोकॉल भी नहीं लेते थे। उसके बावजूद जो है उनको बहुत ज़्यादा अंडरमाइन किया गया। एक तो ये है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि ये वो अंकल बनने के लिए ना सेरेमोनियल अंकल नहीं बनना चाहते, राजी नहीं हुए। वो एक चाहते हैं कि उनको एक जो उनकी ड्यू रिस्पेक्ट है 35 साल से वो हैं वो एक चाहिए। दूसरा उनको अंडरमाइन किया गया है कि ये जो मैं पहले बात कर रहा था, ज़ुबैर साहब काबू नहीं आ रहे थे कि 2017 की जब आप कहते हैं 2017 तो भाई 2018 में आप ही के प्राइम मिनिस्टर थे, आप ही की हुकूमत थी, आप ही के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो वो उनको आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनको अंडरमाइन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो नालायक थे और वो नहीं परफॉर्म कर सके। और तीसरा ये कि इसी वजह से उनकी इस खामोशी, उन्होंने इससे पहले बयान नहीं दिया था पर उनको मशावरत से बाहर रखा गया बड़ी बड़ी चीज़ों में। एक प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी में जो भी देखें, जो भी उनकी मीटिंग होगी वो परवेज अशरफ को, यूसुफ रज़ा गिलानी को, साबिक वज़ीर आज़म है, एक प्रोटोकॉल होता है, वो हमेशा वो रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे आप जूनियर भी हो या तो जूनियर नहीं, 35 साल हो गए हैं। मगर आपके जो है नवाज शरीफ के अलावा जो है शहबाज शरीफ के अलावा पल्ला ही समझा जाएगा, वो वज़ीर आज़म है भाई ये। तो आपको उनको वो स्टेटस देना पड़ता है, प्रोटोकॉल का तकाजा होता है, एक वैसी इज़्ज़त नफ्स का तकाजा होता है। तो उनकी एक किस्म की बेइज्जती की जा रही है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुस्तफ़ा नवाज़ इसमें बहुत क्लियर हैं। उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी तो वो अब खुल के बताते हैं कि पीपल्स पार्टी की ये खराबियां हैं, पीपल्स पार्टी ये चीज़ें से मेरे इख्तलाफात थे और उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी, उन्होंने जो है सेनेट भी छोड़ दी और वो खुल के बताते हैं कि क्या है। इनके कन्फ्यूजन्स हैं। ये नहीं होता है कि आप कहें कि नवाज शरीफ मेरे लीडर थे, हमारा 35 साल का ताल्लुक था, ये इफ्स एंड बट्स नहीं होते हैं। जब आप छोड़ते हैं तो ये कन्फ्यूजन नहीं होते, या आप होते हैं या नहीं होते हैं। उन्होंने लिख दिया कि आप जा चुके हैं। आप जितना आप टाइम ज़ाहिर करेंगे इस अपने अखलाकी तकाज़ों में गुम हो के, इज़्ज़त नफ्स के मामलात में कि नहीं देखें अच्छा नहीं लगता यूँ बात करते, तो ऐसे नहीं होता। भुट्टो साहब ने जब ये यूब खान के साथ वो काम किया था, जब उन्होंने स्टांस लिया था ताशकंद के बाद, तो वो वापस खड़े हो गए थे। फिर या तख्त या तख्ता यूब खान रहेंगे या भुट्टो साहब आएंगे, ऐसा ही हुआ है। माजी में भी ये एक बड़ा बुनियादी जो ना लेसन ऑफ हिस्ट्री है, ये सियासत का एक तकाजा होता है। ये आप दरमियान में रहें, ये फैसला आप कर लें, अगर जो भी है वो अलग बात है कि इस पार्टी का क्या स्कोप होता है। बिल्कुल इलेक्शन सर पे आ गए हैं, कौन ज्वाइन करता है क्या नहीं करना, ये बहस है। मगर कम से कम इस्तेकाम पार्टी से और बाकी उनसे ये फिर भी एक क्रेडिबल टोला है और ये कुछ बातें जो कर रहे हैं वो काफ़ी लोग ये वाली बातें ज़रूर कर रहे हैं। बातों में वजन है कि यार सिस्टम के मुताबिक जो है ना सबको मुफाहमत से कुछ ना कुछ चार्टर बनाना पड़ेगा। तो इस तरह की बातों में कुछ लोग हैं जो इनकी तरफ इंटरेस्टेड हैं, मगर ये अपने कन्फ्यूजन दूर कर रहे हैं। पहले बिल्कुल इनकी कन्फ्यूजन की बात में करने जा रही थी आमिर साहब। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब कह रहे थे कि यही वक्त है, हमें पार्टी अपनी लॉन्च करनी चाहिए। अब्बासी साहब का ख्याल है कि आफ्टर इलेक्शन अपनी पार्टी लॉन्च करनी चाहिए। ऐसा लगता है अब्बासी साहब कोई रास्ता अभी भी फेस सेविंग का देख रहे हैं? तीन लोग हैं, वही आपस में फैसला नहीं कर पा रहे कि अब करना है, कब करना है, छोड़ना है, नहीं छोड़ना। मिफ्ता इस्माइल का इस तरह ज़ुबैर अभी फरमा रहे थे कि पता नहीं यार वो पार्टी में हैं या नहीं है। वो भी इफ्स एंड बट्स से शुरू करते हैं कि देखिए ना वो जो है मेरा उनसे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, वो सागदार भी अच्छे आदमी हैं, मगर देखे मेरे मतलब बुरी की। तो ये बच्चों में होता है। स्कूल के अंदर कहा जाता है कि मिस इन्होंने मुझे ना तंग किया है मगर इनके अबू बड़े अच्छे हैं। तो ये नहीं होता, ये सियासत है। आप आपके किसी के साथ आइडियोलॉजिकल सियासी डिफरेंसेस होते हैं, फिर आप उसका बरमला इजहार करते हैं कि ये मेरे इनसे इख्तलाफात थे, इसकी वजह से मैं लैदा हो रहा हूँ और इस बुनियाद पे मैं मुखालफत की इनकी जो है ना सियासत करूंगा। और खुल के बोलना पड़ता है। अच्छा, खुल के बोलने से याद आया, कप्तान की हमशीरा भी बहुत ज्यादा खुल के बोली हैं और उन्होंने जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं अलवी साहब, उनके हवाले से भी बताया कि बड़ी मायूसी है उनके हवाले से। क्या ख्याल है उनका? एक क्लिप भी हमारे पास मौजूद है। जी प्रोड्यूसर साहब, पहले वो क्लिप दिखाते हैं, वापस आके इस पर डिबेट करते हैं।
इमरान खान ने अफसोस का इजहार किया मायूस से कि प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी कि इलेक्शन अनाउंस करें। उस पे वो बहुत दुखी थे। उनका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए। वैसे आमिर साहब बहुत हद तक तो ये शिकवा जायज है अपनी जगह पे। ये इस बयान की अहमियत ये है कि ये अलीमा खान जो कि पीटीआई चेयरमैन की बहन हैं, ये उन्होंने कहा है और वो मिल के आई थी। मगर उससे पहले ये बेतहाशा लोग कह रहे थे, इट वाज रिटन ऑन द वॉल, बड़ी ऑब्वियस सच्चाई थी। ये हम भी कहते रहे और बेतहाशा कहते रहे और नज़र आ रहा था कि ये इनके जो 2-3 चीज़ों के अंदर जो बहाने थे, क्लियरली वो पीटीआई से दूर जा चुके हुए थे और वो बच बचा के दोनों पार्टियों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। एक तो ये कि ये जब इलेक्शन की डेट देने की बजाय आप कहें कि इलेक्शन कमीशन जो है अदालत से पूछ ले कि कब डेट देनी है, तो वो एक तो ये टाला। फिर दूसरा उन्होंने वो जो 2 बिल्स थे जो कि कानून बन गए कि उसमें कि जी ओहो 10 दिन से ये हो सकता है इतने अहम किस्म के बिल हों, आपके सेक्रेटेरिएट में पड़े हों, और दूसरे में तो एक में तो 10 दिन हो गए थे। वो उनको पता नहीं था कि वो आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने तो पुटअप ही नहीं किए, मैंने पास ही नहीं किए। तो वो भी एक बहाना था। उनके अंदर हिम्मत नहीं थी उनको अपोज करने की, और अगर नहीं हिम्मत थी तो इकरार करने की हिम्मत भी नहीं, वरना कह देते कि मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं था। वो तो ये जो दरमियानी रास्ता उन्होंने इख्तियार किया हुआ था, ये मैं समझता हूँ इसके अंदर थोड़ा सा एक सख्त लफ्ज़ है मगर सियासी मुनाफकत ही में कही जा सकती है कि ये मैंने कहा ना कि कुछ लोग हैं जो जिनसे ये उम्मीद की जाती थी, ज़ैदी साहब से यही उम्मीद की थी जो किया, फवाद चौधरी साहब से भी मोरलेस से एक्सपेक्ट किया जा सकता था। वो उस्मान जो है बुज़दार के मतलब तो शुरू डे 1 से बच्चा कह रहा था कि ये यही करेंगे। अलवी साहब से भी ये उम्मीद नहीं थी। ये भी थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ और गुस्सा था उनकी आवाज़ में, क्योंकि ये भी उनके फाउंडिंग मेंबर्स में थे। तो इस तरह ही उस्मान डार जो हैं वो एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि वो फेस ऑफ पोस्टर बॉय ऑफ पीटीआई थे। हाँ। जब वो कहते हैं तो ये बड़े वो हैं अनएक्सपेक्टेड, बड़े धचके हैं। डार साहब से उम्मीदें क्या हैं? इसाक डार साहब से एग्जैक्टली मैंने कहा उस्मान डार से, अब एकदम इसाक डार से। इसाक डार का मैं समझता हूँ उम्मीदों का जिक्र किया तो मुझे इसाक डार हम बात कर रहे थे, कंफ्यूजन की बात कर रहे थे शायद खान अब्बासी साहब की। ये नून लीग का भी ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। वो मरियम के मतलब भी बात कर गए मगर इसाक डार के मतलब खुल के बात नहीं करते। ज़ुबैर साहब ऑफ कोर्स जो है ख़ुद इकनॉमिक्स बड़ी समझती हैं। मैं समझता हूँ कि इनको इकनॉमिक्स की ज़्यादा अकल है और ये इनमें मज़ाहमत की पावर लॉबीज़ को ना करने की एबिलिटी भी है। अच्छा। ये उनसे बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, मगर यहाँ पे पीटीए नून लीग के अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब ने ठेके पे दे दी थी इनको। पिछली दफ़ा भी हुकूमत यही चला रहे थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, ये वर्चुअल प्राइम मिनिस्टर थे। और ये प्राइम मिनिस्टर इनके होते हुए ये 36 मिनिस्ट्रियाँ चला रहे थे। ये जो है दादा दरबार और बरी इमाम के वो भी चला रहे थे, कैबिनेट कई जो है कमेटियों के इंचार्ज थे, हर चीज़ यही थे। 3.5 साल के अंदर 1 साल तो नवाज शरीफ साहब छुट्टी पे थे। तो ये अभी भी क्योंकि ये उनके समधी हैं, क्योंकि ये उनके राजदान हैं, क्योंकि ये उनके देबिया के अंदर ये वाजे हो गया था कि उनके सारी चीज़ों के इंचार्ज हैं, तो रिश्तेदारी है। किसी की हिम्मत नहीं है कि डार साहब के मतलब कोई बात भी कर सके। ये बड़ी खुल के बात करते हैं। ज़ुबैर की मैं बड़ी मोतरफ हूँ कि ये बड़ी मियाना रवि से गुफ्तगू जो सच्चाई होती है मान लेते हैं, मगर इसाक डार के मतलब ये नहीं कि मरियम भी नहीं कह सकती, वो भी एक सेंसिटिव पोजीशन है। रिश्तेदारियां जब आ जाती हैं तो फिर सियासत तो नहीं रहती। तो यहाँ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के यही भी नुकसान होते हैं कि रिश्तेदारियां जब आ जाती हैं, बादशाहतों में तो चलता है ये क्वीन या किंग है, ये उसका कज़न है, ये उसकी बहन है, सबको आपको रॉयल फैमिली को ट्रीट करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप कहने को एक डेमोक्रेसी हो, कहने को एक पॉलिटिकल पार्टी हो, मगर आपका मोनार्कियल टेंडेंसीज हो, आते हैं आपकी बादशाहत वाली हो, क्योंकि वो नवाज शरीफ के समधी हैं और क्योंकि वो रिश्तेदार हैं तो उनके मतलब बात नहीं करनी। तो इनको क्लियर करना पड़ेगा कि ये नया इकनॉमिक एजेंडा देना है तो ये पुरानी बोतल नहीं चलेगी, ये बोतल बदलनी पड़ेगी।
ये कह देना, अगर कुछ लोग मान भी लें बोतल पे ये करेगा, तो पुरानी बोतल जो है बोतल हर किस्म की होती है आपका पता नहीं दिमाग किस तरह चला जाता है। तो ये साग डार साहब वो पुरानी बोतल ही है, इसके अंदर जो मर्जी मशरूब डाल दे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तो पीएसएल के ऊपर जो सट्टेबाजों का राज था, इसके हवाले से हमारे ही प्रोग्राम मुकाबिल के अंदर निशानदही की गई थी, एक बार नहीं बार बार की गई थी, और फिर इसका क्रेडिट भी प्रोग्राम मुकाबिल ही लेने वाला है। ये पूरी स्टोरी आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। मुकाबिल के एजाज की तरफ आमिर साहब आपकी इजाजत से जाने से पहले आपको जरा उसका बैकग्राउंड दिखा देते हैं, वापस आके बात करते हैं। सरोगेट स्पॉन्सर्स वो ये है कि आप जाली जो है ना मिलते जुलते नाम से, तो ये एक इस वक्त 5-6 कंपनियां हैं, 5-7 कंपनियां हैं। ये पीएसएल खुद भी, उन पीएसएल की भी स्पॉन्सर्स हैं, और ये बाकी 4 के करीब जो है ना फ्रेंचाइजीज की भी हैं। अच्छा, 4 के फ्रेंचाइजीज की भी हैं। फॉर एग्जांपल दफा बेट, मतलब वो जुए की कंपनी है, एक X1X बेट, दफा बेट से ना वो दफा न्यूज हो गई है। IX बेट जो है वो IX बेट स्ट्रॉन्ग, वो जो स्पोर्टिंग लाइंस में कन्वर्ट हो गई है। पीसीबी जो कि गवर्नमेंट का ही अदारा है, पीसीबी इसको सुपरवाइज कर रहा है, और पीएसएल के अपने इश्तिहार जो चल रहे हैं वो तमाम जो बैटिंग कंपनीज थी उन्होंने लोगो तकरीबन वही रखे हुए हैं। कंपनियों को क्या ब्लेम करेंगे आप, कंपनियों को भी किया जा सकता है, मगर जब पीएसएल खुद कर रही है, पीसीबी के अंदर नजम सेठी साहब अपनी निगरानी में ये सारा कुछ करवा रहे हैं, और आपने स्टेट बैंक का जिक्र किया कि उन्होंने ये इनकार किया कि हम इसकी स्ट्रिक्टली ममानत करते हैं, मगर वो उनकी आंखों के नीचे तमाम बैंक्स जो हैं, तकरीबन काफ़ी सारे बैंक, वो इजी मनी और सारे अपने सहूलतकार बने हुए हैं इस सारे काम को। ये पूरा बैकग्राउंड आमिर साहब जी, ये मैं क्विकली बता देता हूँ कि टाइम थोड़ा है, इसकी कल तफसील हम बताएंगे कि ये बड़ी अच्छी बात है। 8 माह लग गए कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी खामोशी से जो पिछला पीएसएल हुआ, तो तमाम इश्तिहार जो दिखाई दे रहे थे ये जुए की कंपनियां हैं, ये मुख्तलिफ नामों से आ रही थी, इनके ही इश्तिहार चल रहे थे, सिर्फ ये प्राइवेट उस चैनल्स पे नहीं चल रहे थे। ये पीसीबी जो कि गवर्नमेंट है और पीटीवी जो कि गवर्नमेंट है उस पर चल रही थी, और ये ज़्यादातर इनकी मुनाफाखोरी वहीं से हो रही थी, और क्रिप्टो करेंसी के भी इश्तिहार चल रहे थे। अभी क्रिप्टो के मतलब तो अनाउंस नहीं किया गया, इसके मतलब कल बताएंगे कि क्यों नहीं किया गया, मगर बाकियों के मतलब वजारत इत्तलात ने बड़ी सख्त किस्म की इंस्ट्रक्शंस दी हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये वर्ल्ड बैंक शुरू हो रहा है और ये दोबारा इश्तिहार शुरू हो जाने थे, तो उन्होंने इसका नोटिस ले लिया है कि सट्टेबाज कंपनियां जो मिलते जुलते नामों से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी उन सबको उन्होंने बंद कर दिया है। तो उसके बाद जी उन्होंने कहा जी पैमरा, क्रिकेट बोर्ड, फ्रेंचाइजेज, ये सरोगेट कंपनियां कहलाती हैं जो मिलते जुलते नामों से होती हैं, इनकी एडवर्टाइजमेंट कोई नहीं चलाएगा, और इनके मुआहदे जो जिस किसी ने भी किए हैं वो मंसूख किए जाएंगे। सभी लोगों को यहाँ तक कल इसकी हल्का खेज किस्म की बाकी की सारी मालूमात भी पहुंचाएंगे आप तमाम लोगों तक। मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।